अभी आज के दिनों में राघव चड्ढा का बड़ा मामला चल रहा है साहब। अरविंद केजरीवाल जी के ब्लू आइड बॉय वो रहे, और लेकिन आपने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि राघव चड्ढा को एक दिन बाहर होना होगा, और अब वो बाहर हो गए। क्या कहेंगे कुमार भाई? वो विषय जिस पे आप बात कर रहे हैं वो विषय मुझसे छूटा हुआ विषय है। मैं उस पर कोई टिप्पणी करता नहीं हूँ पिछले 1.5-2 वर्ष से, क्योंकि उसका दंड उसे मिला। जिस आदमी ने भी भारत की उम्मीदों के साथ धोखा किया उसको दंड मिला, और अभी और भी मिलेगा। ईश्वर का न्याय अगर सत्य है तो और भी मिलेगा। इसमें मेरे को ना सुख है ना दुख है। बस दुख इसी बात का है कि एक बड़े समाज में उम्मीद बहुत मुश्किल से पैदा होती है। ईश्वरीय प्रक्रिया को प्रारंभ करने वाली मां के बारे में कहा जाता है कि उम्मीद से है। हमारी बहू उम्मीद से है ना? तो ऐसा देश जब उम्मीद से होता है कि कुछ होगा, और आप उस उम्मीद को अपने निजी स्वार्थ के लिए, निजी टुच्चेपन के लिए, निजी आनंद के लिए, अपने मनोरंजन करने वाले स्त्री पुरुषों को सम्मोहित और संतुष्ट करने के लिए आप उसका दुरुपयोग कर लें, तो आप स्वयं तो आनंदित होते हैं, लेकिन आप एक बड़ी उम्मीद को धोखा दे रहे होते हैं। ये बाबा खड़क सिंह जैसी कहानी है कि घोड़े को ले तो जाना पर दुनिया को मत बताना, अन्यथा दुनिया अपाहिजों पर दया करना बंद कर देगी। ये ऐसी कहानी है। तो वो तो मेरे मन से क्यों निकला था 2 वर्ष पहले, वाक्य मुझे नहीं पता। बहुत सारी चीजें मेरे जीवन में ऐसी होती हैं जिनके विषय में मुझे नहीं पता होता, लेकिन वो हो जाती है। हाँ, मतलब मैं साधना में बैठता हूँ, साधना करता हूँ, तो मैंने खुद को भी कई बार अपने वीडियोस खुद देखे हैं मंच पर बोलते हुए। 3-3 घंटे जब बोलता हूँ, 5 दिन 15 घंटे बोलना हुआ, तो मुझे लगता है ये प्रसंग तो मुझे पता नहीं था, या ये पंक्ति मेरे मुंह से क्यों निकली मैंने कभी सोची भी नहीं थी, या ये दृष्टि क्यों निकली कभी सोची नहीं थी। तो इसका मतलब मैं थोड़ा सा आध्यात्मिक आदमी हूं। मैं मानता हूं कि कोई अलग अनुभूति है जो आपको माध्यम बना के अपनी बात कहती है जगत से। तो अगर 2 वर्ष पहले आप जैसे ही किसी मित्र के साथ बैठ के मैंने एक पॉडकास्ट में ये कहा कि अगला शिकार वो बालक होगा, तो उसकी कोई वैज्ञानिक कारण नहीं था। मेरे पास कोई ऐसी इनपुट्स नहीं थे अंदर से। हालांकि बहुत लोग अभी वहां हैं जो वहां फंसे हुए हैं, लेकिन मुझसे अपना दुख साझा करते हैं, बोलते हैं, बात करते हैं, मिल जाते हैं, फोन करते हैं, मैं सुन लेता हूँ। हाँ ठीक है भाई, देखो आप अपना देखो। ऐसी कोई और भविष्यवाणी किसी और के मामले में? समय आएगा तो कर दूंगा, अभी तो नहीं निकल रही, आएगा तो कर दूंगा। जब आएगी तो किसी भी जगह पे कर दूंगा, कहीं मंच से निकल जाएगी, मुझे नहीं पता। जैसे 2006 में अगर दिल्ली में जिस समय अनुकूल माहौल नहीं था अहमदाबाद के मुख्यमंत्री का, और मेरे मुंह से 1 लाख लोगों के सामने निकली कि ये क्षण है, सरस्वती जिह्वा पर है, आप इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, तो मैं कोई राजनीतिक विश्लेषक नहीं था। मुझे नहीं पता था कि कांग्रेस अपीसमेंट के इस हद पर आ जाएगी। मुझे नहीं पता था कि अन्ना आंदोलन इतना ज्यादा जनता के अंदर आक्रोश बढ़ देगा। मुझे नहीं पता था कि पुरानी एक पूरी जमी हुई व्यवस्था जो पसंद नहीं कर रही है उन्हें, उनकी लोकप्रियता इस व्यवस्था को पीछे कर देगी, नेपथ्य में कर देगी, और वो भारत संभाल लेंगे। अब लोग उस वीडियो को भी चलाते हैं, तब भी चलाते थे। हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा चलाते हैं उस वीडियो को। नहीं था कोई ऐसा मेरा वो भी नहीं था कि मैं कोई चमचागिरी में बात कह दूं या अतिरेक में बात कह दूं, क्योंकि दिल्ली में जो व्यवस्था थी वो मेरे ज्यादा निकट थी। उसको ये बड़ा बुरा लगा था मेरा कहना जी। और मुझे याद है कि मैं आज भी जब आया था, वो दिवंगत हो गए, उन्होंने मुझसे कहा भी था कि तुम तो बनाइए आए हो ना। तो मैं शांत रह गया, क्योंकि वो निकली थी मेरे मुंह से। तो कोई भी बात अगर निकल रही है इस तरह की बातें, तो ये कोई राजनीतिक भविष्यवाणी नहीं है। मुझे लगता है कि इतने दिन का पढ़ना लिखना, साधना, जनता उससे एकाकार होना उस समय पर, अच्छा केवल अच्छी बातें नहीं है, इनमें कई बातें ऐसी भी निकलती हैं जो जनता को बुरी लगती हैं, जो लोगों और लोगों के चमचों को बुरी लग जाती हैं, दलों को बुरी लग जाती हैं। ये भी तो निकलती है ना, अभी पीछे निकल जाएगी, 2-4 बार निकल गई, निकल जाती हैं। तो मैं इसका बुरा नहीं मानता, मुझे इसका दुख नहीं होता कि मुझे गालियां पड़ी या लोगों ने मुझे ट्रोलिंग की या उनके चमचों ने मुझे परेशान करा। मुझे लगता है ठीक है, मैं थोड़ी बोल रहा था भाई, कोई और अंदर से बोल रहा था, निकल गया। कुमार भाई, आप तो यारों के यार हैं मेरे। आपके कई दोस्तों से बात हुई, मेरी रिसर्च टीम ने बात की जब हम आपका इंटरव्यू करने आने वाले थे इससे पहले, कि आपके कई दोस्तों ने कहा कि कुमार विश्वास यारों के यार हैं और मुश्किल वक्त में वो खड़े होते हैं। राघव चड्ढा के इस मुश्किल वक्त में आप उनके साथ खड़े हुए, आपने उनका हालचाल लिया? राघव का कोई मुश्किल वक्त नहीं है। नहीं, राजनीति से इस तरह से अलग 2013 के इलेक्शन के टाइम मैं इलेक्शन संभाल रहा था पूरा, तो हम लोग पहली पार्टी थे भारत की जिसने पॉलिटिकल इंटर्न्स के लिए विज्ञापन दिया कि अगर आप पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा बनना चाहते हैं और आप प्रोफेशनल हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वकील हैं, गायक हैं, कवि हैं, तो आइए हमारे साथ ज्वाइन करिए। सो उस इंटर्न्स के लिए
हमारे एक वकील साहब हमारे साथ काम करते थे, नाम लेना आप ठीक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं, उन्होंने मुझे कहा कि कुमार भाई जरा ये एक लड़का देख लीजिए, मेरे यहाँ आता है। अच्छा, तो मैं राघव से मिला, राघव आया, तो हमने टीम बनाई थी 5-5 लोगों की, सीए और वकील की, जो 5-5 विधायकों के आवेदन पत्र चेक कर रहे थे कि आवेदन पत्र ठीक जा रहा है कि नहीं। 70 विधानसभा थी, तो 5 एक टीम को, 5 एक टीम को, जिसमें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, 2 वकील, एक चार्टर, मैंने बनाई थी। उनमें सबसे पहले जो टीम लौट के आई 2 घंटे के अंदर ही कि सब मैंने चेक कर लिया, सब सही है, वो उस टीम में राघव था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बच्चा बहुत मेधावी है। तो मैंने उसके लिए कहा, मैंने अब जिनका काम नहीं हो रहा था, जिनका पीछे चला, मैंने इनकी मदद करो, इनकी मदद करो, तो वो सारे काम में लग गया। धीमे धीमे जो उसकी ये योग्यता थी अंग्रेजी बोलने की, पढ़े लिखे होने की, सुदर्शन दिखने की, मृदुभाषी होने की, और डेफिनेटली एक कॉर्पोरेट कल्चर जिसमें बॉस को यस ही बोलना है। राजनीति में ऐसा नहीं चलता, लेकिन राजनीति में लोगों को सुहाता बहुत है। जो शिखर पर पहुंच जाते हैं उनको बड़ा सुहाता है कि बस वही लोग हों जो सर 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 आप सही बोले सर। तो वो धीमे धीमे उसने अपनी उस गति से जगह बनाई, और फिर उसकी अपनी निजी महत्वाकांक्षाएं भी जागी, उसकी निजी लोकप्रियता भी पैदा हुई। और वो मुझे पता था कि वहां लोकप्रियता पैदा होना, लोकप्रिय होना, वहां सबसे प्रॉब्लम का समय है। आम आदमी पार्टी में लोकप्रिय होना, किसी भी राजनीतिक दल में, आम आदमी पार्टी मत बोलिए, हाँ शिखर पर मैं आपको बता रहा हूं, आप चैनल चलाते हैं ना जी, बुरा मत मानिएगा, आपके यहाँ अभी कल परसों आया हुआ इंटर्न लड़का अगर आपसे ज्यादा क्राउड खींचना शुरू कर देगा, तो आप में बहुत कलेजा चाहिए उसे स्वीकार करने के लिए इसे प्राइम टाइम दे दूं। बुरा मत मानिए, मैं चैनल्स की हिस्ट्री भी जानता हूं। बहुत सारे लोग वहां से इन्हीं कामों से निकाले गए कि वो चैनल से बड़े हो गए थे। लोगों ने फ्लोर छोड़िए चलती हुई। इस देश का पहला फ्लोर बायकाट एक ऐसे एंकर ने किया था जिसका आज का खुद का चैनल है, जो खुद में बहुत बड़ा ब्रांड है। वहां यही तो असुरक्षा हो गई थी कि यार चैनल से बड़ा तो ब्रांड हो गया, तो बोले निकल जाओ। तो ये सामान्य शिखरों की प्रवृत्ति है। शिखर पर संतुष्ट रहना तब आ सकता है जब आपके अंदर शिव हो, सत्यम शिवम सुंदर हो। इसलिए शिव देवादिदेव होने के बाद भी राम के प्रति चरणों में है। वो राम के भक्त हैं, राम का पूजन करते हैं, राम नाम गाते रहते हैं, और भगवती पार्वती को राम की कथा सुनाते हैं। राम परात्पर ब्रह्म है, उसके बाद भी जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष करने चलते हैं तो सबसे पहले शिवलिंग की स्थापना करके परमात्मा से अनुमति मांगते हैं। शिखरों का सौहार्द तभी होता है जब आपके हृदय में राम हो या आपके हाथ में शिव हो, आपके हृदय में सत्ता हो, आपके हृदय में शक्ति हो, आपके हृदय में चंदे के पैसे हो, आपके हृदय में दलालियां हो, दारू की जमीनों की, तो शिवत्व स्थापित नहीं होते। इसलिए मुझे पता था कि ये इसका कुछ होगा नहीं। ये जरा सी लोकप्रियता इसको मिल गई है, एक लोकप्रिय बालिका के साथ विवाह हो गया, उसका थोड़ा यश हो गया, पंजाब में संभाल लिया, तो इसका इसलिए निकल गया था वहां। तो अब तो लोकप्रिय पार्टी के साथ नजदीकियां भी बढ़ रही हैं राघव चड्ढा की। मुझे पता नहीं है, पर वो अपनी जगह बना लेगा। वो तेज है, उसके अंदर वो क्षिप्रता, तीव्रता है, और राजनीति में यही सुगम है। राजनीति में सबसे अच्छा यही है कि आप जिनकी सीढ़ियां बना के चढ़े, जब आप छत पे पहुंच जाए तो सीढ़ी में लात मार देता कि पीछे से कोई ना चढ़ा है। कुमार भाई, सच में एक बात बताइएगा, मैं जब भी आपसे मिलता हूं या अभी भी बात कर रहा हूं, और पूरा देश दुनिया आपकी बातें सुनती है, आप राम कथा के रेफरेंस देते हैं मॉडर्न कंटेक्स्ट में, तो आम आदमी पार्टी में रहते हुए आपने किसी को ये सब बातें नहीं बताई, समझाई? क्या आपको क्या लगता है? देखिए क्या है, मारीच ने, मुझे हैरानी इस बात की होती है, मारीच ने रावण से कहा कि ये जिससे तू भिड़ रहा है ना, ये सब नाश कर देगा। तुझे लग रहा है वलकल पहने हुए सन्यासी है, ये परात्पर ब्रह्म है, मैं देख चुका हूं। खरदूषण के टाइम इसने मुझे तीर मारा था, मैं जाके पड़ा था इतनी दूर और छोड़ दिया था आज के लिए ही, इसलिए चक्कर में मत पड़। स्वयं रावण को भी पता है कि राम कौन है। जब खरदूषण मरे तो उसने मंदोदरी से कहा, खरदूषण मोसम बलवंता, इन्हें को मारे बिन भगवंता, भगवान के बिना कोई नहीं मार सकता। लेकिन इसके बाद भी रावण में अहंकार आया, रावण लगा। तो आपको क्या लगता है कि मैंने वहां सलाह नहीं दी होगी? मैंने प्रतिपल सलाह ना दी होगी कि यह गलत है? और क्या जो अब मेरे निकट लोग हैं, चाहे वो किसी दल के हों, क्या मैं उन्हें सलाह ना देता हूँगा? क्योंकि मेरा निजी कोई हेतु नहीं है किसी भी दल से, ना उस समय कुछ चाहिए था उनसे, ना इन वालों के साथ कुछ चाहिए, ना किसी और के साथ कुछ चाहिए। आपको मेरा कुछ उपयोग राष्ट्रहित के लिए करना आपको लगता है तो मुझे बताइए, मैं फिर तय करूंगा कि ये सही है कि नहीं है। मेरा निजी आनंद और मेरी छवि तो इससे बाधित नहीं हो रही है। नहीं, बिल्कुल, इसमें कोई तो इसलिए सलाहें तो आदमी देता है, लेकिन सत्ता आने के बाद सत्ता के लोभी भंवरे आ जाते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को ये भ्रम है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा जिन्होंने कहा कि वो आंदोलन का आदमी था। नहीं भाई साहब, आंदोलन नहीं था, सरकार आने के बाद के मसला है जी। जब शक्ति स्थापित हो गई तब के इंटर्न, और बाद में थोड़ा भीतर घुस गए हैं, वो तो चले ही गए जो सब थे। कुमार भाई, आपने राजनीति में खूब परीक्षाएं दी, अमेठी में आपने चुनाव लड़ा,
मैंने वो चुनाव भी कवर किया, मुझे ठीक पता से है याद आप आए थे जी। आप आए थे उस समय। और मैंने उस चुनाव में आपको लड़ते हुए, भिड़ते हुए जमीन पर हर तरह से देखा, और अकेला भी आपको मैंने वहां पर देखा। हाँ, तो वो षड्यंत्र पूर्वक भेजा गया था मुझे जी। उसमें ये था कि सांप और ये अंदर कमरे में है, बंद कर दो, या तो सांप मरेगा ये मरेंगे, दोनों में फायदा होगा। मुझे पता नहीं था, मैं तो मैन ऑफ वर्ड्स हूँ, दोस्तों का दोस्त। तो जंतर मंतर पर कह दिया गया कि तुम्हारे राजकुमार के सामने हमारा कुमार लड़ लेगा। जी। अब मैंने पूछा भी ये क्यों कह दिया, ये तो कहना ही नहीं चाहिए था तुमको। अरे यार अब तो बोल दिया, तो मैं चला गया, फिर डंप कर दिया गया। लेकिन मैं 6 महीने मजबूती के साथ लड़ा, गांव गांव गली गली गया, और उसी मथने का परिणाम था कि उसके बाद उनके लिए दुर्लभ हुई अमेठी। तो मुझे भेजा गया था और मैं एक संगठन में काम कर रहा था। तो संगठन में जब आप काम करते हैं तो किसी भी प्रकार की आपकी जो ड्यूटी लगाई जाए उसमें फिर पीछे हटना ये माना जाता है कि अनुशासनहीनता है। तो इसलिए मैं चला गया चुनाव लड़ने के लिए। ठीक है, अमेठी का जिक्र भी आपने किया, इतना कुछ आपने किया आम आदमी पार्टी में रहते हुए, और अभी भी मैंने जिक्र किया जिस बात का कि अभी भी आप कोई बयान देते हैं तो राजनीतिक गलियारों में हलचल होती है, और हम वो महसूस भी करते हैं। लेकिन जब राज्यसभा की बारी आती है, आपका नाम गाहे बगाए, जब राज्यसभा की सीटें खाली होती हैं, हम फिर से चर्चाओं का दौर शुरू हो जाता है कि इस बार कुमार विश्वास, इस बार बीजेपी से प्रत्याशी होने वाले हैं, सारी पार्टियों से बना इस बार कुमार विश्वास राज्यसभा जा सकते हैं। हाँ, सबसे बना। लेकिन ना आम आदमी पार्टी ना, ये किस तरह से इस पूरे स्थिति को आप देखते हैं राज्यसभा में? देखिए क्या है कि दो बातें अलग अलग हुई आपके प्रश्न में। एक प्रश्न तो हुआ कि आपके कथन की प्रासंगिकता। कथन की प्रासंगिकता इसलिए क्योंकि वो दल का नहीं है, वो जनता का कथन है जी। जो जनता नहीं कह पा रही है वो मैंने कह दिया, तो प्रासंगिक हो गया, जनता ने ले लिया कि यार बात तो सही कह रहा है कुमार विश्वास यार, इसलिए वो प्रासंगिक हुआ। जहां तक ये सदनों वदनों की बात आती, आपके पॉडकास्ट में उन महनीय लोगों का जो किसी भी दल के हैं उनका नाम लेना उस मैत्री का, उस सद्भाव का, उस भरोसे का खून होगा जिन्होंने ये प्रस्ताव दिए या जिनकी इच्छा है जी कि आप हमारी तरफ से आइए, हमारी बात राजनीति में जाके कहिए। लेकिन मेरी ओर से ऐसा कभी ना प्रस्ताव था, ना है, ना मेरी कोई इच्छा अभीप्सा है इस प्रकार की, और ना मेरा ऐसा कोई भविष्य का प्लान है। हाँ, ये जो आप कहते हैं हर चुनाव में आती है, क्योंकि चर्चा होती है, या तो उधर होती है या इधर होती है, कहीं ना कहीं कोई चर्चा होती है। तो वो चर्चा जब होती है तो आप लोग तो खोजी पत्रकार है, पहुंच जाते हैं, कहीं ना कहीं से सूचना मिल जाती है, आप छाप लेते हैं, दैट्स ऑल। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। नहीं, हमें खबरें भी मिलती रहती है ना, हमें जो जिसे कहते हैं कि हमें दिखता भी है कि हाँ कुछ हलचल हो रही है, लेकिन हलचल को जिसे आप कहते हैं वो क्या है कि बहुत सारे राजनीति में मेरे मित्र जो हैं और शुभचिंतक हैं, वो 2010 में जब आंदोलन शुरू हुआ उससे भी पहले के, जैसे मैं कांग्रेस में ही बोलता हूं, कांग्रेस में मेरे बहुत सारे मित्र शुभचिंतक पुराने लोग हैं जो कवि सम्मेलन सुनते रहे, और आज कांग्रेस सत्ता में नहीं है, फिर भी मैं आपसे कहूं कि हम कुछ भी बोलते रहे थे और वो सुनते रहे थे, वो सामने बैठे थे तब भी सुनते रहे थे। ऐसे भाजपा में बहुत सारे तमाम दोस्त हैं, परिचित हैं, वो आपके शुभ के अवसर पर, किसी अच्छी समय पर आपको बुलाते हैं, आपके यहाँ आते हैं, उनके पहुंचने की लोगों को खबर लग जाती है, तो वो खबर बन जाती है कि उनसे मिले, उनके यहाँ देखे गए, उस विवाह में आए या इनके विवाह में वो आए, इसलिए खबर चलती है, बाकी कोई राजनीतिक हेतु नहीं। कुमार भाई, जब बचपन के दोस्त साथ छोड़ दें तो कैसा लगता है? और खासकर वो भी तब जब राजनीति की बात सामने और उसके बाद दोस्ती टूट जाए। मैं सीधे तौर पर पूछ रहा हूं, मनीष सिसोदिया की बात जब भी हम देखते हैं, पढ़ते हैं कि आपके बचपन के दोस्त थे। देखिए, मतलब बचपन के दोस्त एक तो मतलब जिसे कहा जाए वो तो ताउम्र देखिए क्या साथ निभाते हैं। आपको मैं बताऊं कि एक समय था तब इस पर दुख होता था, एक समय था जब इस पर गुस्सा आता था, एक समय था जब इसमें प्रतिशोध भी जगता था, और मेरे बयानों में, मेरी कविताओं में वो दिखता था, वो छल। उसमें बहुत सारा जनता के साथ जो छल है वो, उम्मीद के साथ जो छल है वो, और निजी पीड़ा, तीनों मिलती थी। लेकिन धीमे धीमे वो क्रोध जाता रहा। बचपन में राम के कैकेयी के सबसे प्रिय पुत्र राम है, भरत भी नहीं है जी। और वो इतने प्रिय हैं कि वो आधी रात कौशल्या जी की पड़ोस में लेटे हुए उनको कैकेयी का सपना आ जाता है, और वो कैकेयी से मिलने के लिए दौड़ते हैं, और माँ को जाकर कहते हैं मुझे मझली माँ के पास लेके जा। ये हमारे यहाँ प्रसंग है। होने पर बहुधा अर्धरात्रि अंधेरी, जी आकर करती पुकार थी मेरी, लोग कुहकनी अपना कुहुक, राम यह जागा, निज मझली माँ का स्वप्न देख उठ भागा। ऐसा हुआ है। लेकिन धीमे धीमे राम के विरोध में उनके मन में घृणा आई, देवताओं के कारण आई या किसी कारण आई, लेकिन राम ने कभी भी कैकेयी को इस बात के लिए उत्तरदायित्व नहीं माना। तो अगर किसी के मन में सत्ता को लेकर, बने रहने के लिए, पैसे को लेकर, शक्ति को लेकर अभीप्सा आ गई, लालच आ गया,
और उसके लिए वो मैत्री का खून कर दें, भरोसे का खून कर दें, विश्वास का खून कर दें, तो ये उनकी प्रवृत्ति है। मेरे जैसे व्यक्ति को आज इस स्थिति में आकर इसका बुरा नहीं मानना चाहिए और इसके प्रति क्रोधित नहीं होना चाहिए। मुझे मानना चाहिए यही नियति थी। क्या हुआ है कि वो एक शेर है ना कि वो लो जरा सी बात पे बरसों के याराने गए, लो जरा सी बात पर बरसों के याराने गए, पर हुई एक बात के कुछ लोग पहचाने गए। तो जो पाया था उन्होंने, जो छीना था, वो बहुत जरा सा था, वो बहुत ही छोटा था। इसे अहंकार में नहीं कह रहा मैं रोहित। अभी मैं एक दिन दिल्ली में बैठा हुआ था एयरपोर्ट पे, मेरी फ्लाइट लेट हो गई, तो एक सज्जन आए दक्षिण के, वो जो राम धोती है वो पहन के, बड़े भले से त्रिपुंड लगाए। उन्होंने कहा मैं आपको सुनता हूं, आपका बड़ा प्रशंसक हूं और मैं राज्यसभा में सदस्य हूं दक्षिण की इस पार्टी से। तो मैंने सद्भाव में कहा अच्छा आप अभी इस बार तो उन्होंने कहा नहीं, पहले मैं 2 बार लोकसभा में था, अभी राज्यसभा में हूं। स्टेट असेंबली में मैं 4 बार विधायक था और 3 बार मंत्री था। तो मैंने इसे जोड़ा कि 4 बार विधायक थे तो 20 साल, बिल्कुल, लोकसभा में 2 बार थे तो 10 साल 30, और अभी आगे 32-33 वर्ष से व्यवस्था का हिस्सा हैं। और इस भरी लॉबी में इनको कोई नहीं पहचान रहा, ये भी मुझे ही पहचान रहे हैं, आके बता रहे हैं। तो आपको इस पर प्रसन्न होना चाहिए, भगवान के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए कि जो गया वो बहुत छोटा था और जो मिला वो बहुत बड़ा मिला और जो मिलेगा वो बहुत बड़ा मिलेगा। नियति की यही मर्जी थी कि कुछ लोग अपने छोटे स्वार्थों में मैत्री का, सद्भाव का खून करें, भरोसों का, रिश्तों का खून करें। उनका दंड विधान या पुरस्कार विधान वो भगवान जाने। उन्हें भगवान दंड देगा या हो सकता पुरस्कार दे दे, कुछ पता थोड़ी है, नियति का थोड़ी पता है। बहुत सारे लोग मैंने देखे बड़े बड़े लंपट जिंदगी के आखिरी सांस तक मौज लेते रहे जी, बड़े राजकीय सम्मानों के साथ विदा हो गए और आज भी उनके नाम पर खूब मेले जुड़ रहे हैं, पूरे जीवन लंपटाई करी। और बहुत सारे लोग हैं जिनको यही दंड मिला, तो वो भगवान तय करेगा। आपने तमाम बातें तो कही कुमार भाई, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, जब आप ये तमाम बातें बोल रहे थे खास तौर पे दोस्ती पर, तो आपकी आंखें देखने लायक थी। मैंने आपकी पढ़ी तो मुझे लगा कि अभी भी वो दुख तो है इस बात का। खैर आपने क्या होता है आपकी एक फेवरेट कमीज होती है, तो आपने 3-4 बार पहनी हो, वो फट जाए। आपके पास इतनी सारी कमीजें होती है पर आपको दुख होता रहता। आपके पास एक फेवरेट सब्जी आपको खानी है, आपकी 2 चम्मच खाई आपने, उससे पूछा कि भाई ये और है क्या, उसने कहा सब ये तो इतनी थी, तो आपको उसी एक पल के लिए होता है यार ये और होती तो मैं 1 रोटी और खाता। तो ये तो सामान्य चीजें जो आज पेट में जाके सुबह निकल जाएंगी, उनके बारे में है। एक लंबी मैत्री जब आप बचपन से साथ जीते हैं, जिसमें प्रेम, विवाह, सम्मिलित बच्चे एक दूसरे के पालने, एक दूसरे की साधन ले लेने, एक दूसरे के पैसे रुपए शेयर कर लेने, षड्यंत्र वड्यंत्र सब चीजें एक दूसरे की हा ही, एक बेड पे सोना, जब वो किसी छोटे से स्वार्थ में, जिसमें ये स्वार्थ सम्मिलित हो कि थोड़ा सा राज्यसभा बेच लेंगे पैसे मिल जाएंगे, या ये आदमी इस बात पे नाराज है, सेना वाले मुद्दे पे नाराज हो गए, इस पे नाराज हो गए, जेएनयू में जो नारे लगे देश विरोधी, उनके साथ नहीं खड़ा होना है, सेना की निंदा नहीं करनी है, छोटे छोटे इशू थे जिनको अच्छे से लिया जा सकता था। उनसे अगर कोई व्यक्ति बाहर हो गया तो उसका दुख नहीं मनाना चाहिए। और अब तो नहीं है, तब तो था, मैं साफ कर रहा हूं, तब बहुत था, अब नहीं है। अब ठीक है, मतलब जैसे आपके यहाँ एक चोट लगी हो तो उसका निशान रह जाता है, घाव भर जाता है लेकिन निशान रह जाता है। तो आप, मैं जब वक्त के आईने में अपना चेहरा देखता हूं तो मुझे ऐसी कुछ खरोंचों के निशान दिखाई देते हैं जो लोगों ने सोते में मेरे में डाल दिए हैं भरोसे के साथ।